हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जो 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और जितने भी हमारे टोटल 53 पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 पेपर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं और 11वें पेपर से आगे की ओर आज हम बढ़ते हैं। और आप सबको पता है फेब में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और अब आप लोगों के लिए इधर जैसे आप इस एग्जाम से कंप्लीटली फ्री होते हैं तो रेलवे की भी और वैकेंसीज ग्रुप डी का अपडेट हो चुका है और एनटीपीसी आपके मार्च और अप्रैल में होने वाली है। तो ये जो जितनी भी तैयारी आप कर रहे हो ना, ये सारी की सारी तैयारी आपके और भी अदर एग्जाम्स में भी काम आने वाली है। चलिए तो एक बार सभी के सभी बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अब डेली बेसिस पर हम 3 से 4 पेपर सॉल्यूशन करेंगे ताकि आगामी जितने भी बचे हुए दिन है इस साल में 2024 में ही मैं 2024 के सारे पेपर सॉल्व करवा दूंगा, जब जितने भी बाकी बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आवाज और वीडियो सेशन एकदम ठीक चल रहा है। सभी बच्चे बताइए। ओके, ठीक है। चलिए तो इस एनालिसिस को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 22 पुरुष अगर 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एमडीएच बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो 22 पुरुष काम को कह रहे 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को आधे दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए, लेकिन काम हमें आधे दिन में करना है। तो ये इधर वज्र गुणा हो जाएगा 44 इंटू 2, यहां रिजल्ट जो बन जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 88 आदमी। ठीक है, यहां अगर 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी तो 88, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी तो देखो पहले 22 थे अब 88 है। अगर अतिरिक्त का पूछे तब रिजल्ट 66 होगा, क्योंकि यह सवाल भी एग्जाम में बनता है। यदि कोई वस्तु पर 20 की हानि होती है, क्रय और विक्रय के बीच अनुपात, 20 की हानि का मतलब 100 वाली चीज हो गई 80 में, तो क्रय और विक्रय का अनुपात 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। मुझे उम्मीद है ऐसे सवालों में अब आपको ज्यादा समय नहीं लगाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 110 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। सिर्फ एक मात्रा मिलाने की यहां पर बात हुई है। तो पहले देखिए, ये 110 लीटर की मात्रा थी अपने पास और यहां पर वाटर एंड मिल्क है 4:7। तो पहले क्या करेंगे, इस 110 लीटर का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कर सकते हैं आराम से। वो कह रहे हैं टोटल 110 है और मैं कह रहा हूं इन दोनों का टोटल तो 11 यूनिट हो रहा है। 11 अनुपात अगर 110 का है तो बताओ एक अनुपात कितने का पड़ा, 10 का। इधर गुणा करोगे तो 40, इधर गुणा करोगे तो 70। तो वाटर की मात्रा आ गई 40 और मिल्क की मात्रा आ गई 70। अब वो क्या बोल रहे हैं, इस 40 और 70 में ये मिल्क, ये वाटर है एंड ये मिल्क है, कितना वाटर मिलाएं कि रेशियो 8:7 हो जाए। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 280 प्लस 60W बराबर 8 7 56, 560। वाटर की मात्रा लानी है तो इसको माइनस कर लीजिए, 16 में से 8 गए 8 और 4 में से 280, तो वाटर की मात्रा हो जाएगी 40 लीटर और 40 लीटर आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। हो जाएगा ऐसा प्रश्न सिंपल सा। मेरे हिसाब से इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और अगर वो 20% की छूट दे तो लाभ या हानि। कोई भी एक चीज है, मान लीजिए पेन लेकर आया 50% ज्यादा अंकित, मतलब वो कह रहा है मैं 100 में तो ला रहा हूं, लेकिन भाई इसकी जो मैं एमआरपी रख रहा हूं ना, प्रिंट करवा रहा हूं, वो मैं 150 रुपए कर रहा हूं। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, अंकित लिख देता हूं चलो हिंदी में। अब वो कह रहा है 20% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। कॉपी में एक बात लिख दीजिए, हमेशा ध्यान रखना, समझिएगा कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। 20%, इसका 20% ला ही सकते हैं, 20/100 हो जाएगा 30 रुपीज, और जैसे ही 30 का डिस्काउंट 120, तो आप ही बता दीजिए प्रॉफिट हो जाएगा 20%।
क्योंकि ये इसकी सेलिंग प्राइस आ चुकी है। भाई ये डिस्काउंट देने के बाद अगर 120 में बेचोगे तो 100 की चीज को अगर 120 में हम बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है 20%। 115 हो जाता तो 15%, या 90 आ जाता तो हम बोलते 10% का लॉस हो गया। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो आपको पता है पहले डिवाइड की प्रक्रिया हल होगी। 9 का भाग 4500 में 500, और यहां गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा 3600, और माइनस यहां भी गुणा हो रहा है 7 2170। अब आपको पता है पहले जोड़ लीजिए, 4100 माइनस 2170, 10 में से 7 गया 3, और यहां से 30, और ये आपका रिजल्ट यहां पर बन जाएगा जो आपके इस ऑप्शन में ही मौजूद। बाकी किसी में 30 था भी नहीं तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है तो Q P का Z बटा 3% है, तो Z का मान कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब समझिएगा, P का 35%, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो P का जो 35% है वो Q के 60% के बराबर है, तो पहले वैल्यू लेकर आएंगे, परसेंट से परसेंट, 5 से 7 बार, 5 से 12 बार, P अपॉन Q का मान, तो यहां से हो जाएगा 12, ये 7 गुणे में इधर आके भाग में, मैंने Q को एक तरफ कर लिया, नंबर को एक तरफ कर लिया, यानी ABCD एक तरफ, नंबर एक तरफ। अब ध्यान से सुनिएगा, P की वैल्यू 12 है, Q की वैल्यू 7 है, वो कह रहे Q P का Z बटा 3% है। चलो Q जो है P का, तुलना किससे? P से करनी है। Q जो है वो इसका Z बटा 3% है। 4 से 25 बार, 4 से बोलो 3 बार, 7 पंज 35, 175 बटा 3। तो आप बताओ Z बटा 3 मतलब ये तो 3 आ गया Z वाला, Z की वैल्यू आ रही है 175, तो आंसर हो जाएगा 175% यहां पर Z की वैल्यू हो जाएगी। Z बटा 3 आ रहा है ना, Z की वैल्यू कितनी बन रही है? 175 बन रही है। आगे देखिए, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब इन सवालों में ज्यादा समय आपको पता नहीं लगाना, पहले डिवाइड की प्रक्रिया, जितने भी डिवाइड आपको दिख रहे हैं तो इस डिवाइड का मतलब 4 बट्टा 28 कर दो, एक ही बात है। ये 8 इंटू 8 कर दो, 28 इंटू 2 56, 28 इंटू ज्यादा हो जाता है 56 में, फिर 60, 18 4 22, 224, 28 की टेबल में 64 6 16 और 6 22, 28 बार प्लस 28 हो चुका है। अब देखो ये प्लस का 28, ये माइनस का, ये 64 हो ही रहा है, और ये 7, 7 प्लस 64, 7 4 11, और एक 71 हो जाएगा, और 71 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी, इसमें ज्यादा नहीं समय लगाना। एक कार अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू करती, मतलब रोज जो भी टाइम है ना, मान लो 10 बजे निकलना था तो आज 42 मिनट पहले निकल चुकी है, चलो ठीक है अभी, लेकिन 210 किलोमीटर अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल धीमी करनी पड़ती है। वो कह रहे हैं वो पहले चल गए तो नो डाउट वो जल्दी पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने बोला ऐसे करते हैं, हमें टाइम पे ही पहुंचना है तो हम अपनी स्पीड को कम कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो कार की सामान्य चाल कितनी रहने वाली? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो सवाल हमेशा होता है, स्पीड बढ़ने से पहले पहुंच गया, स्पीड घटने से देरी से पहुंचा, या फिर बढ़ने और घटने के बावजूद भी समय पर पहुंचना है, ये सवाल हमेशा आपको ऑप्शन से करना है। तो जैसे देखना, 210 किलोमीटर की दूरी अगर मैं ये वाली स्पीड उठाता हूं 40 वाली, तो पहले मेरी स्पीड 40 थी और बाद में मेरी स्पीड 30 हो जाएगी। तो आप बताओ, जब मैं 40 से कैलकुलेशन की तो 5.2 कुछ घंटे बनेंगे, और यहां से 7 घंटे, तो भाई 1 घंटे से भी ज्यादा गैप आ रहा, जबकि यह गैप सिर्फ 42 मिनट का है। चलो ये बात खारिज हो गई। दूसरा ऑप्शन 60 वाला उठा रहे हैं, तो 0 से 0, 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, पहले मुझे 3.5 घंटे लग रहे थे, यानी सरल भाषा में कहूं तो 3 घंटे 30 मिनट, और जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति धीमी कर दी तो देखो 5 चौक 20, 4 से 1/5, यानी 4 घंटे और 12 मिनट। अब बहुत जनों का कंफ्यूजन होगा, 12 कैसे है? अरे भाई 1/5 का गुणा 60 से कर लो तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से यहां में कितने मिनट का गैप है? बोलो 42 मिनट का। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 60 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड 60 थी,
बाद में धीमे करने के बाद 50 हुई है। ठीक है, बहुत जने इसमें 50 कर देते उत्तर लाने के बावजूद भी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल 16√3 है। अब आप बताओ, समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। याद है सभी को? ये एरिया होता है उसका। एरिया हमें कितना गिवन है बोलो? 16√3, और भुजा हमें लानी है तो √3 से √3 कैंसिल हो ही रहा है, वज्र गुणा 16 × 4 64। अब बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू 64 है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, भुजा का ए का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, जो हमारे इस ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15,000 रुपए का 2 वर्षों के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, वो भी वार्षिक रूप से, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हैं, दो क्या, एक तो जो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए 112/100, 112/100, यहां जो रिजल्ट आएगा, अमाउंट आएगा है ना, इसमें से घटा लेना तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। सबसे सिंपल ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 12% है, सेकेंड ईयर का भी 12%, और 12 का 12% 1.44। दूसरे साल ब्याज पर उसी दर से ब्याज लगता है, 12 पर 12% से ब्याज लगेगा, और 12 का 12% 1.44। जिनको नहीं समझ में आया ऐसे आया अभी, 12 का 12%, 144/100 करेंगे 1.44, तो 12 और 12 24 और 1 25.44% ब्याज बनेगा 2 साल का। ठीक है, तो 15,000 का डायरेक्ट आप 25.44% लेकर आ जाओ, परसेंट है तो बटा 100, 25% लाना था ना बटा 100, लेकिन ये पॉइंट हटने के बाद 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 1, 2 7 72, तो 6 21 2 6 2 8 3 3,816 है कहीं? ये रहा, देखिए बिल्कुल सी ऑप्शन में मौजूद है। तो इतना सा प्रोसीजर है, इस चीज को आपको यहां पर फॉलो करना है। ठीक है, ये सिंपल सा वापस सिंप्लीफिकेशन के आपने नोटिस किया, इस पेपर में 3 सवाल बन चुके हैं सिंप्लीफिकेशन। सबसे ज्यादा जो वेटेज देखने को मिला है ना, या तो सिंप्लीफिकेशन का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, एसएससी जीडी के तहत। तो आपको पता है पहले सब में मल्टीपल ही है, ये 13 × 12 156, ये 132 होता है, 15 चौक 60, 15 6 21 210 होता है, 27 9 2 11 117 प्लस 19 × 5 95, 9 19 और 9 9 9 18 285। अब ये कैलकुलेशन आपको सिंपल सी करनी है, प्लस वाले जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 5 13 8 8 8 16 1 17 2 4 और 1 5 573, और ये वाले हो रहे 7 2 327। 13 में से 7 गए 6, और 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 246, और 246 आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। गणना आप कर सकते हो, उसमें कोई विशेष बात है नहीं, बात सीखनी है कि प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। तो यहां तो सीधा दिख रहा, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, एक तो मल्टीपल और एक प्लस माइनस। तो पहले मल्टीपल होगा, प्लस माइनस लास्ट में होंगे। 12 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं में 12 घटा दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? नए औसत के लिए समझना होता है कि भाई वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है। जैसे देखो, वो कह रहे पहले 5 संख्याओं में 12 बढ़ा दिया, प्लस 60 हो गया, घटा दिया तो माइनस 60 हो गया। ठीक है, और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया तो प्लस 70 हो गया। तो अगर इन दोनों को देखें तो फाइनली तो मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ, हाँ या ना बोलो भाई। एक तरफ हमने 60 रुपए कम कर दिए, दूसरी तरफ हमने 70 रुपए बढ़ा दिए, तो फाइनली तो एक्चुअल में 10 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ टोटल के ऊपर। तो 12 संख्याओं का औसत पहले 60 था तो 720, अब ये 10 जोड़ लीजिए तो हो गया 730। अब नया एवरेज लाना है, 730/12 कर लो, 60.833 कुछ बनेगा, और ये आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। इतनी सी कैलकुलेशन यहां पर करनी थी आपको। इस वैल्यू को देखिए तो आपको पता है भाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके बाद हमें दूसरी बात करनी है। याद है बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? 4 क्वेश्चंस बने अभी, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास।
तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो यहां से देखिएगा इन दोनों का करते हैं मल्टीपल, तो देखिए आप ऐसे सिंपल गुणा कर लिया करो, 5 25 आ गया। अब देखो पॉइंट कैसे, 1 पर पॉइंट, 1 पर पॉइंट, टोटल 2 पर, अंतिम से 2 पर पॉइंट हो गया। बटे में भी सेम, यहां तो भाग जा रहा है, पूरा का पूरा कटकर 1 आ गया इंटू 0.5। तो अब इनका भाग देते हैं, 0.5 अपॉन डिवाइडेड बाय 0.25 और अपॉन में इन दोनों का गुणा, तो यही बनेगा 0.5। अब यहां से यहां में भाग दे दीजिए, कितना बन जाएगा बोलो, 0.5 या 50 लिख दीजिए और 0.25, 25 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2/0.4 बन रहा है, 2/0.5, तो रिजल्ट बन जाएगा अपना ओनली 4 हो जाएगा, और 4 अपने इस ऑप्शन में ही मौजूद है। बात समझ में आई सभी को? बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, P का P प्रतिशत 225 है, तो P स्क्वायर का मान, अरे भी P का P प्रतिशत, का मतलब गुणा ही होता है, P का P परसेंट यानी बटा 100 बराबर 225। बात समझ में आई? 10% होता ना तो 10/100 लिखते हैं, 12% तो 12/100, P परसेंट है तो P बटा 100, तो P इंटू P, P स्क्वायर हो गया, ये उधर गुणा हो जाएगा 225 इंटू 100, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और महानुभावों को कम से कम 20 तक के अब याद होने चाहिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो यहां से हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का, गुणा करने पर रिजल्ट आ गया 150। हमें क्या बोला, P स्क्वायर का मान, बहुत अच्छी बात है भी, हमें तो इतना कुछ जाना ही नहीं था, मैंने और बता दिया आगे, हमें सिर्फ P स्क्वायर का मान लाना था, वज्र गुणा हो जाएगा 225 इंटू 100, 22,500 रुपए। अब बताओ, यही क्वेश्चन खत्म हो गया था अपना। तो 28% की छूट देने के बाद वस्तु 1008 में बेची तो अंकित मूल्य, तो आप बताओ 100 पर 28 का डिस्काउंट मिला तो 20 पर 80, 8 तो 72 में बिकी होगी। हमें ये प्राइस लाना है और ये हमें गिवन है, तो 1008 रुपए है, तो मूल अंकित प्राइस 100 था और बिकी कितने में, 72 में। जैसे इसमें भाग देंगे, 72 का भाग एक बार, बच गए 8, 80, 28, 288, मेरे हिसाब से वापस 4 बार भाग चला जाएगा और रुपीज हो जाएंगे 1400, जो आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में 3.5 गुना हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर से 28 वर्षों में कितने गुना, स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। देखो भाई, एक चीज को समझिए आराम से, स्वयं की 3.5 गुना हो जाते हैं। 3.5 का मतलब समझे, 1 रुपए की राशि 3.5 रुपए हो गई। मैं आपको इतनी सरल भाषा में बात सिखा रहा हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को कभी गलत आज के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे देखना, स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, समझिए, 1 से 3.5 गुना होगी तो 2.5 गुना ब्याज बना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ला सकते हैं। देखो कैसे, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय 14 वर्ष। अब ये उन बच्चों के लिए नया सवाल नहीं है जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, और देखो प्रीवियस ईयर तो तब भी मिलाया जाता है भाई जब हमने सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया। जिन बच्चों को पढ़ना है, अभी आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, एसएससी जीडी का मिशन एसएससी जीडी बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे टॉपिक भी है और ये सारे की सारी 53 शिफ्ट भी है, 19 की भी सारी शिफ्ट है, 21 की भी सारी शिफ्ट उसमें इंक्लूड है, ये ध्यान रखना है। तो पॉइंट हटाया तो 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 125/7%। इसको अभी यही रखिए। 28 सालों में कितने गुना हो जाएगी वो देखते हैं उसी दर से, ठीक है। तो हमें देखो समय दिया हुआ है, 28 सालों में कितने गुना हो जाएगी वो देखना, तो ब्याज लाते ऐसा ही, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। 7 की टेबल में कितनी बार कैंसिल, 4, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4, कितने गुना हो, ब्याज कितना हुआ, 5। अब बताओ, ब्याज अगर 5 है तो 1 रुपए की राशि पर जैसे 2.5 ब्याज जुड़ा तो 3.5 हुए, 5 ब्याज जुड़ा तो 6 गुना हो जाएगी, और 6 गुना आपके इस ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। पर आपको रेट ऑफ, क्यों, देखो समान साधारण ब्याज की दर पर, तो भाई पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो जैसे ही रखोगे आपको ब्याज मिलेगा और आपका रिजल्ट मिल जाएगा।
40 बराबर 5 यू है, तो इस वैल्यू का मान, आज ध्यान रखना, अब रोज के 3 से 4 पेपर सॉल्यूशन होने वाले हैं और 31 दिसंबर तक हमें हमने जितने भी पेपर से वो कंप्लीट करने हैं। तो जब भी नोटिफिकेशन मिले आप बच्चे लाइव जरूर आ जाए कीजिए। 40 बराबर 5 यू है, तो देखो t अपॉन यू की वैल्यू बन गई 5/4, वो यहां रखनी है। 5 + 4 अपॉन टी की वैल्यू 5, तो हो गया 9/5 और 9/5 बी ऑप्शन में मौजूद है। 5688 में बेचने पर 10 की हानि हुई, 20% लाभ कमाने के लिए बैग किस मूल्य पर। अब आप बताओ 3 से 4 प्रश्न बने कि नहीं बने प्रॉफिट लॉस के, और हर बार मैं शिफ्ट कराऊंगा तो इस चीज को नोटिस कराऊंगा आपको। ये सवाल कौन सा याद आया, बेचा प्रश्न। पहले बेचने पर 10 की हानि हुई थी और अब बेचकर आपको 20 का लाभ कमाना है। तो देखिएगा, पहले देखो 10 की हानि हुई थी 90 और अब 20 का लाभ कमाना 120, तो 90 की चीज को हम 120 में सेल आउट करेंगे इस तरह से। पहले 90 सेलिंग प्राइस थी, 120 करनी है। 9 × 6 54, 2 बचे 9 × 27, 1 9 दूनी 18, 24 2, इकाई अंक लास्ट में 4 होना चाहिए। तो भाई ये 2 ऑप्शन बचे, चलो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा फिर तो। 24 2 36 और 2 38, 3 72 और 3 75, 7584 और 7584 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन अगर एक ऑप्शन होता तो फिर हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करते। ठीक है, एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष से 42 वर्ष की आयु का एक नया आदमी शामिल होता है, तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु में क्या फर्क पड़ेगा। वैसे मैं अगर आपको सरल भाषा में एक चीज कहूं तो देखो, आराम से समझो। 19 जो बॉयज है उनकी औसत आयु कितनी है, बोलो 22। अब 22 एवरेज था और 42 का आ रहा है, तो बताओ फायदा कितने का कर रहा है, 20 का। अब जने भी कितने हो जाएंगे, एक जना शामिल भी तो हो रहा है 20 में। भाई उसके आने से 20 उम्र का फायदा हुआ कि नहीं है। पहले क्लास में हर बच्चा 22 साल का था, लेकिन अब एक जना 42 साल का आ रहा है, तो क्लास को 20 साल का फायदा। लेकिन क्लास में अब जने 19 नहीं है, 20 है, तो क्लास के एवरेज को कितना इंक्रीज करेंगे, 1। तो 22 + 1 कर लेंगे, हो जाएगा 23 वर्ष, और 23 वर्ष आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है सबको। चलिए, यह है हमारा आखिरी क्वेश्चन। दिनेश अकेले काम को 96 घंटे में कर सकता है, दिनेश और राहुल 48 घंटे में, राहुल और तरुण उसे 16 घंटे में। तरुण अकेले उसे कितने घंटे में कर सकता है, टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले दिनेश कह रहा 96 घंटे में, दिनेश प्लस राहुल 48 घंटे में, राहुल प्लस तरुण 16 घंटे में। 96 एलसीएम आया, 1 टाइम 2 टाइम 6 बार। अब देखो यहां दिनेश प्लस राहुल है और दिनेश कह रहा मेरा 1 यूनिट है, तो आप बताओ दिनेश प्लस राहुल में यूनिट 2 है, दिनेश का यूनिट 1 है, तो राहुल कितने का, 2 में से 1 गया तो 1 यूनिट का। और ये राहुल का यूनिट यहां रख दिया तो तरुण की वैल्यू आ जाएगी, 6 में से 1 गया तो 5 यूनिट। ये 2 यूनिट किसका था, दिनेश प्लस राहुल। दिनेश कह रहा मेरा 1 यूनिट है, तो राहुल का भी तो 1 हुआ, और वो वैल्यू राहुल वाली मैंने इसमें रखी, तो भाई 1 यूनिट तो राहुल की और 5 यूनिट तरुण की। तरुण को ये टोटल काम अकेले करना है, 19 × 5 95, 1 बचा 19.2 घंटे। 19.2 घंटे आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये था हमारा एसएससी जीडी का 22 फरवरी का शिफ्ट 3 का पेपर एनालिसिस। अभी हम थोड़ी देर बाद वापस पढ़ेंगे शिफ्ट 4 का पेपर एनालिसिस, और इस तरीके से अपने पूरे के पूरे 53 शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में ग्रुप डी का अनाउंसमेंट हो चुका है, 40,000 लगभग 40,000 पदों पर ग्रुप डी रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप सभी बच्चों को एक बार वापस बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसएससी जीडी की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप हमारा एसएससी जीडी का बैच मिशन एसएससी जीडी ज्वाइन कर लीजिए, और रेलवे के लिए मिशन रेलवे है, और 1 जनवरी 2025 से हम ग्रुप डी का नया रेलवे का बैच भी लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।